हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सीई तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया टाइम फ्रॉम एयरलेस टाइम्स अप टू 300 सीई नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी फर्स्ट माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की यूनिट में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 3 हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक शहरीकरण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सोचिए, लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से छोटे छोटे गांवों में बटे थे, तब भारत की भूमि पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो न कि सिर्फ व्यापार और खेती जानती थी, बल्कि साफ सुथरे शहर भी बसाना जानती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका काल लगभग 2500 वर्ष पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो स्टूडेंट, जो सबसे पुरानी और सबसे नगरीय सभ्यता थी वो हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, जो कि हमारी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चली। और यह सभ्यता अपने नगर नियोजन, कला, व्यापार और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। तो इस समय इसकी खासियत थी वो थी नगर नियोजन, कला, व्यापार और संस्कृति। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण जो हड़प्पा सभ्यता है वो बहुत ही प्रसिद्ध बनी और ये सबसे विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से भी एक मानी जाती है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिंधु सभ्यता का स्वरूप। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप के बारे में, यानी कि जो सभ्यता थी वो किस तरीके से थी। तो इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी उनको देख लेते हैं। संगठित नगर नियोजन, पक्की ईंटों से मकान और नालियां, कृषि और व्यापार पर आधारित जीवन। तो इस समय के जो घर होते थे, जो शहर होते थे, वे पक्की ईंटों से बने होते थे। साथ ही वहां पर हमें चौड़ी सड़कें और चौड़ी नालियां भी देखने को मिलती है और हर घर से अपनी अपनी एक नालियां निकलती हुई हमें देखने को मिलती है। और जो जीवन था वो पूरी तरीके से खेती और व्यापार पर आधारित हो चुका था। और इसी के साथ जो धातु, मोती और मिट्टी के बर्तन का शिल्प है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो मनके बनाने की कला है, धातु के औजार बनाने की कला है, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, ये भी हमें मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है। लेखन प्रणाली अब तक अपठनीय है। और सबसे बड़ी बात हमारी ये थी कि जो इनका अपना लिपि तंत्र था वो आज तक भी हमारा अपठनीय, उसको आज तक भी पढ़ा नहीं गया। तो स्टूडेंट, जरा सोचिए, वे लोग हमें अपनी बातें बताना चाहते हैं थे, पर आज तक उनकी जो लिखावट है वो रहस्य बनी हुई है। तो यही था हमारा एक मुख्य विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पृष्ठभूमि एवं उद्भव। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका जो हड़प्पा सभ्यता है, आखिर इसका विकास किस तरीके से हुआ, इसका उद्भव किस तरीके से हुआ। तो सभ्यता का उद्भव हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो सिंध में हुआ। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो हड़प्पा से हुई, जो कि हमारा पंजाब और पाकिस्तान के बीच में है, और मोहनजोदड़ो से हुई, जो कि हमारा सिंध क्षेत्र में आता है। यह सभ्यता धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो स्टार्टिंग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक ही रही, लेकिन ये जो धीरे धीरे सभ्यता थी ये धीरे धीरे फैलने लगी और इसने पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान
सब जगह पर अपना जो क्षेत्र था वो विकसित कर लिया था। साथ ही साथ कृषि विकास और नदियाँ घाटियों ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। तो जो नदियाँ घाटी होती थी जैसे सिंधु हो गई या उसकी सहायक नदियाँ हो गई, तो ये सभी इन सभ्यता की रीढ़ होती थी और इसी के आधार पर ही इसका नाम रखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया है। तो यही थी हमारी पृष्ठभूमि एवं उद्भव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कालक्रम का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कालक्रम के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो हड़प्पा काल था, ये हमारा 3 रूपों में था। फर्स्ट हमारा पूर्व हड़प्पा काल, जिसमें गाँव और कृषि आधारित ये जो काल था। इस काल में छोटे गाँव होते थे और ये खेती पर आधारित इस पे जीवन होता था। सेकंड हमारा परिपक्व हड़प्पा काल था, जो इसमें विकसित नगर, व्यापार और संस्कृति देखने को मिलते हैं। तो इस समय जो नगर थे वे तो विशाल हो चुके थे, व्यापार भी बढ़ चुका था और संस्कृति का उत्कर्ष भी जो है वो भी चरम सीमा पर जा रहा था। थर्ड आया उत्तर हड़प्पा काल, जो कि सबसे लास्ट का काल रहा। ये पतन और गांव की ओर वापसी था। तो उत्तर हड़प्पा काल में हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा और जो शहर थे वे गांव की ओर वापस वापसी हो रहे थे। तो यही था हमारा कालक्रम। कालक्रम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भौगोलिक वितरण का। तो अब हम बात कर लेते हैं भौगोलिक वितरण के बारे में। तो लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, ये हमारी 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी और इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल जो कि हमारा गुजरात में है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, धोलावीरा जो कि गुजरात में है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। तो यही था हमारा एक भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अधिवास्य पद्धति। तो अब हम बात कर लेते हैं अधिवास्य पद्धति के बारे में, या फिर इसे हम प्रशासनिक पद्धति भी कह सकते हैं। तो नगर 2 भागों में, ऊंचा किला क्षेत्र राजनीतिक धार्मिक और नीचा नगर क्षेत्र सामान्य जनता। तो स्टूडेंट मैं आपको इसको इस तरीके से बताता हूँ एज ए एग्जाम्पल देके। तो इस तरीके से आप कुछ क्षेत्र मानिएगा। तो ये जो क्षेत्र होता था ये आपका ऊंचा किला क्षेत्र माना जाता था, या फिर इसे हम कहते थे नगर दुर्ग। नगर दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता था। और यहाँ पर जो कार्य होते थे वो राजनीतिक या फिर धार्मिक कार्य होते थे। और जो ये ऊंचा क्षेत्र होता था ये थोड़ा कम क्षेत्र में होता था, लेकिन ये ऊंचा होता था। और सेकंड आता था हमारा निचला क्षेत्र। इसे हम निचला नगर या निचला क्षेत्र भी कहते थे। यहाँ पर सामान्य जनता रहती थी, लेकिन इसका जो क्षेत्र था वो बड़ा था, लेकिन ये निचाई पर था। तो यही थे हमारे उस समय के नगर की संरचना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इस समय जो मकान होते थे वे पक्की ईंटों के बने होते थे। तो नगर 2 भागों में थे। ऊपरी नगर जो कि प्रशासन और धार्मिक केंद्र था, निचला नगर जो कि आम जनता का था। और लगभग हर घर में हमें कुएं और स्नानघर देखने को मिल जाते हैं। नालियों का उत्तम प्रबंधन, यानी कि जो नालियों की व्यवस्था थी वो इतनी अद्भुत थी कि आज भी देखकर हमें आश्चर्य होता है। तो स्टूडेंट सोचिए 4500 साल पहले उनके घरों में पर्सनल बाथरूम्स होते थे, और आज भी कई गांव में नालों की जो समस्या है वो हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन उस समय की जो नालियाँ थी वे बहुत ही बेहतर थी। तो यही थी हमारी अधिवास्य पद्धति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था जीवन निर्वाह पद्धति का। तो अब हम बात कर लेते हैं जीवन निर्वाह पद्धति के बारे में, जिसमें जो देखेंगे सबसे पहले कृषि। तो कृषि में उस समय गेहूं, जौ, कपास, तिल, खजूर ये ऐसी प्रमुख फसल थी जो मुख्य रूप से उगाई जाती थी। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी को पालतू बनाया जाता था। और साथ ही शिकार और मत्स्य पालन भी इस समय प्रसिद्ध माना जाता था, यानी कि मछली पकड़ने भी और शिकार भी एक जीवन निर्वाह पद्धति थी। और कपड़ों में, वस्त्र में ऊन और कपास से जो बने वस्त्र थे उनका आदान प्रदान या उनको पहना जाता था। तो यही थी उस समय की जीवन निर्वाह पद्धति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शिल्पगत उत्पादन और व्यापार को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं शिल्पगत उत्पादन और व्यापार के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शिल्पगत उत्पादन में। तो शिल्पगत उत्पादन में हम देखेंगे धातु शिल्प, जैसे कि कांसा, तांबा, सोना, चांदी, ये सभी हमें देखने को मिल जाते हैं धातु में। और इसमें मन के बनाने का उद्योग भी स्थापित किए गए थे। और मिट्टी के बर्तन और खिलौने इस समय बनाए जाने लगे। और जो मूर्तियां वगैरह थी वे भी बनने लगी, गहने और मूर्तियां। तो यही था हमारे शिल्पगत उत्पादन में। फिर आया हमारा व्यापार। व्यापार में आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों, यानी कि जो नगर और नगर के बीच में व्यापार चलता था वो भी चलता रहा, आंतरिक व्यापार भी चल रहा।
और जो एक देश से दूसरे देश का व्यापार था वो भी हमें देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से हमें मेसोपोटामिया में हमें जो सिंधु के सभ्यता के जो हमारे सिक्के हैं वे हमें देखने को मिलते हैं, उसके साक्ष्य हमें वहां पर मिले हैं। बाह्य व्यापार जिसो कि मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान से था, और मुद्रा के रूप में मुद्राएं सील प्रयोग होती थी। तो ये जो मुद्राएं होती थी इन पे मुद्राएं या सील इसलिए लगी होती थी, ये हमारी एक जैसे कोई सामान है तो उस सामान पे मिट्टी की एक सील लगा दी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की उस समय की सील होती थी ये। तो इस सील से ये साबित होता था जैसे ए स्थान से बी स्थान पर जो कोई सामान जाना है तो बी स्थान पर ये सील चेक कर ली जाती थी। अगर ये मिट्टी की सील टूटी हुई मिलती थी तो इसका मतलब ये था जो अंदर का सामान है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन अगर ये जो सील है ये हमें वैसे ही लगी मिलती थी तो इससे ये साबित हो जाता था कि ये जो सामान है इसके साथ किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो यही थी उस समय के मुद्रा के रूप में मुद्राएं सील। तो यही था हमारा व्यापार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है धार्मिक विश्वास का। अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक विश्वास के बारे में। तो देवी देवताओं की पूजा, माता देवी शक्ति, पशुपति महादेव शिवरूप, वृक्ष और पूजा पक्षों की वर्जा। तो उस समय माता देवी की पूजा की जाती थी जो कि शक्ति स्वरूप माने जाते थे। पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी जो कि शिव का प्रारंभिक रूप है। और साथ ही वृक्ष और पशुओं की भी उस समय पूजा की जाती थी। और यज्ञ, अग्निवेदी और यज्ञ स्थल हमें मिले हैं, यानी कि उस समय यज्ञ और अग्नि देवता हमें देखने को मिले थे। उनकी पूजा की जाती थी और साथ ही मृतकों को दफनाना और राख में रखना, ये दोनों ही प्रथा थी। तो उस समय मृतकों को दफना भी दिया जाता था और राख में भी रख दिया जाता था। ये दोनों ही परंपराएं उस समय प्रचलित देखने को मिलती है हमें। तो ये था हमारा धार्मिक विश्वास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था पतन और अंत का। तो अब हम बात कर लेते हैं पतन और अंत के बारे में। तो लगभग 1750 ईसा पूर्व के बाद पतन। तो जो सिंधु घाटी का समय है वो हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद का जो समय था उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन शुरू हो गए थे। तो इसके पतन के कई ऐसे संभावित कारण हैं जिसमें बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है। नदियों का मार्ग बदलना जिसमें सरस्वती नदी का लुप्त होना, कृषि भूमि की उर्वरकता घट जाना, भारी आक्रमण की संभावना। तो स्टूडेंट आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, अगर आपको कोई एक ही कारण पूछा जाए तो आप इसको एक प्राकृतिक आपदा के कारण भी कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत है वो प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। क्योंकि ऐसे अनेकों कारण थे जो प्राकृतिक थे जिन कारणों से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन हुआ है। तो यही था हमारा पतन और अंत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा उपसंहार आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक उपसंहार देख लेते हैं। उपसंहार में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता भारत के इतिहास का पहला शहरीकरण थी। इसने नगर नियोजन, स्वच्छता, व्यापार और कला में अद्वितीय योगदान दिया। तो स्टूडेंट जो भारत के इतिहास का पहला शहरीकरण थी वो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, क्योंकि इसका एक अद्भुत योगदान रहा नगर नियोजन, स्वच्छता और व्यापार और कला में। पतन के बाद भी इसकी सांस्कृतिक परंपराएं बाद के भारतीय समाज पर गहरी छाप छोड़ गई। तो जब इसका पतन हो गया उसके बाद भी जो इसकी संस्कृति की छाप है वो भारतीय समाज पर बनी रही। और इसी कारण हम आज भी जो हड़प्पा सभ्यता है उसको एक महत्वपूर्ण रूप में देखते हैं। तो स्टूडेंट हड़प्पा सभ्यता सिर्फ ईंटों और अवशेषों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस सुनहरे दौर की एक झलक थी जब भारत दुनिया को शहरी जीवन जीना सिखा रहा था। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। और यही थी हमारी 3rd यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 के लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।